नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए एग्जाम में आंसर को बनाकर कैसे लिखें। दोस्तों अगर आपने एग्जाम की तैयारी नहीं किया हुआ है या फिर अगर आपने पढ़ाई नहीं किया हुआ है और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि बीए एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन के आंसर बनाकर कैसे लिखा जाता है या फिर किसी भी प्रश्न का उत्तर कैसे लिखा जाता है बना करके, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि किसी भी प्रश्न का उत्तर बना करके कैसे लिखना है, किस तरीके से आपको हेडिंग बना करके लिखना है, किस तरीके से क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगा। सो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के अंदर कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट पे पूछ लीजिएगा। यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात और कह देना चाहूँगा कि अगर आपने एग्जाम की तैयारी 100% में 100% नहीं किया हुआ है तब तो दोस्तों आपको कोई पास नहीं कर सकता, नहीं आप पास कर सकते हैं, ना ही कोई और तरीका आपको पास कर सकता है। लेकिन यहाँ पे एक बात और करना चाहूँगा कि अगर आपने एग्जाम की तैयारी 100% में से 10 या 15% में किया हुआ है या फिर आपने 5% में अगर एग्जाम की तैयारी किया हुआ है और अगर आपको लिखने का तरीका पता है या फिर अगर आपको लिखने आता है तो एग्जाम में दोस्तों आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपके सामने जो क्वेश्चन आते हैं, 3 तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, उसके बाद से आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि एग्जाम में अगर आपसे 3 या 4 लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है तो अगर आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन 15 नंबर का है तो 4 लॉन्ग क्वेश्चन 60 नंबर का हो जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कम से कम 30-35 नंबर 40 नंबर का पूछा जाता है। तो मान के चलिए कि अगर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन 35 नंबर का पूछा गया है और आपने सभी प्रश्नों का उत्तर अगर आपने बना करके ही लिखा है तो 35 में से अगर आपको वहाँ पे कम से कम अगर 25 नंबर मिल जाता है और बाकी आपका शॉर्ट क्वेश्चन से 10 नंबर मिल जाता है तो 35 नंबर इस तरीके से हो गया और बाकी और से मिला करके आपको कम से कम 50 से 60 नंबर तो मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आगे किस तरीके से क्या करना है, क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है बना करके उसको अब यहाँ से समझने का प्रयास कीजिए। देखिए मान लीजिए कि आपके सामने कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसका आंसर आपको नहीं पता है। जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन हो गया, भारत में वैदिक शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए, वर्तमान शिक्षा के उद्देश्यों के साथ उनकी तुलना कीजिए। ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया जिसका आंसर आपको पता नहीं है लेकिन आप इस क्वेश्चन का आंसर बना करके लिखना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, किसी भी क्वेश्चन का पहला हेडिंग, किसी भी क्वेश्चन का पहला हेडिंग और पहला आंसर अगर आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं आपको कुछ समझाना चाहूँगा, ध्यान समझिए। किसी भी क्वेश्चन का पहला हेडिंग या पहला आंसर या तो आपको परिचय लिखना है, या तो प्रस्तावना लिखना है, या तो परिभाषा लिखना है, या तो भूमिका या अवधारणा लिखना है। ये जो 5 मैं आपको बता रहा हूँ, परिचय, प्रस्तावना, परिभाषा, भूमिका, अवधारणा, सबसे पहले आपको किसी भी हेडिंग में या तो परिचय लिखना है, या तो प्रस्तावना लिखना है, या तो परिभाषा लिखना है, या तो भूमिका लिखना है, अवधारणा लिखना है। इन 5 में से एक सबसे पहले लिखना है और लास्ट में आपको क्या लिखना है, लास्ट में उस क्वेश्चन के आंसर में निष्कर्ष लिखना है या फिर उसके जगह पे परिणाम लिखना है। लेकिन आप निष्कर्ष ज़्यादा लिखिए तो अच्छा रहेगा, परिणाम कहीं कहीं लिखा जाता है क्वेश्चन के अनुसार होता है। तो यहाँ पे जो कुछ मैं लिखा हूँ ऊपर और लास्ट में, यानी कि सबसे पहले आपको जो 5 बताया हूँ और लास्ट में जो 2 बताया हूँ, तो ये जो भी लिखना है आपको प्रश्न के अनुसार लिखना है। यानी कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन है वहाँ पे कुछ और लिखना है, एजुकेशन का क्वेश्चन है वहाँ पे कुछ और लिखना है, साइकोलॉजी का क्वेश्चन है वहाँ पे कुछ और लिखना है, इंग्लिश का क्वेश्चन है वहाँ पे कुछ और लिखना है, हिंदी का क्वेश्चन है वहाँ पे कुछ और लिखना है। यानी कि अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर अलग अलग लिखना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बस ये याद रखना है कि जो आपका पहला होगा, ध्यान दीजिए, जो पहला है आपका पहला हेडिंग और आंसर आपका क्या रहेगा, पहले हेडिंग में आपका परिचय, प्रस्तावना, परिभाषा, भूमिका, अवधारणा, इसमें से कोई एक रहेगा और लास्ट में आपको निष्कर्ष या परिणाम लिखना है और बीच में आपको क्या करना है, बीच में आपको वो लिखना है जो प्रश्न में आपसे पूछा जाएगा। इसको ध्यान समझिए, यही काम करेगा आपके एग्जाम में, बाकी कुछ काम नहीं करेगा। जो आपका एग्जाम के अंदर जो बीच में आपको क्या लिखना है, तो बीच में आपको वही लिखना है जो क्वेश्चन के अंदर पूछा जाएगा। क्योंकि आपने क्वेश्चन को याद नहीं किया, क्वेश्चन के आंसर आपको याद नहीं है, आपको तो बना करके लिखना है। लेकिन बना करके लिखने का मतलब ये नहीं हुआ कि वहाँ पे आप कुछ भी लिख दीजिए, किसी भी तरीके से लिख दीजिए, आपको नंबर मिल जाएगा। नहीं, अगर आप बना के भी लिख रहे हैं लेकिन अगर आपको बनाने का तरीका थोड़ा पता हो गया, अच्छे तरीके से बना दिए, तो आपको अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा। जितने नंबर का क्वेश्चन रहेगा उतना नंबर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया हो कि सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको परिचय, प्रस्तावना, परिभाषा, भूमिका, अवधारणा, इनमें से कोई एक लिखना है और लास्ट में आपको निष्कर्ष से परिणाम लिखना है और बीच में आपको वही लिखना है जो क्वेश्चन के अंदर पूछा जाएगा। अगर इतना समझ में आएगा तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ना है, पढ़ करके समझ लेना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्योंकि क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो आंसर उसका बनाने में आसानी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया कि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारत में वैदिक शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या थे। यानी कि यहाँ पे भारत में जो वैदिक शिक्षा था, वैदिक शिक्षा मतलब वैदिक कालीन शिक्षा, जिस समय वेद, पुराण, उपनिषद इस सब का जो अध्ययन होता था, वैदिक काल में जो ऋषि मुनि हुआ करते थे उस समय जो शिक्षा था उसके बारे में पूछ रहा है और उसका उद्देश्य पूछ रहा है। अब उसके बाद आगे कर रहा है कि वर्तमान शिक्षा के उद्देश्य के साथ उनकी तुलना कीजिए। अब जो आज की शिक्षा व्यवस्था है, आज की जो शिक्षा व्यवस्था है इसके साथ उसकी तुलना करना है। यानी कि जो पुराने ज़माने की शिक्षा व्यवस्था थी, ऋषि मुनियों के ज़माने की जो शिक्षा थी, जिस समय वेद, पुराण, उपनिषद, ग्रंथ आदि का अध्ययन किया जाता था,
उस समय की शिक्षा को क्या करना है, उस समय की शिक्षा को आज की शिक्षा से क्या करना है, उसके उद्देश्यों के साथ तुलना करना है, कंपेयर करना है, उसके अंतर बताना है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन समझ में आ गया कि क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है कि जो ऋषि मुनि हुआ करते थे आज से 4000 5000 वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, जो वेद ग्रंथ पुराणों का उपनिषद का अध्ययन करते थे, उसका क्या उद्देश्य था, उसके अंदर क्या लाभ था, क्या हानि था, उसकी तुलना आज के शिक्षा के साथ करना है, यानी कि वर्तमान शिक्षा के उद्देश्य के साथ उसकी तुलना करना है। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान समझिए। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको किसी भी क्वेश्चन के आंसर बनाने के लिए सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लेना है। उसके बाद दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर ऐसे ऐसे शब्द देखना है, ऐसे ऐसे की शब्द देखना है, यानी ऐसे ऐसे वर्ड देखना है जिसके आधार पे क्वेश्चन का निर्माण हुआ हो और जिसको लेकर के आप यहाँ पे उसका आंसर बना करके लिख पाए। आपको समझ में नहीं आया, आगे समझिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको क्वेश्चन में ऐसे ऐसे शब्द लेना है जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। जैसे यहाँ पे पूछ रहा है भारत में वैदिक शिक्षा, तो यहाँ पे आपका पहला पॉइंट क्या हो गया, पहला पॉइंट आपका हो गया भारत में वैदिक शिक्षा। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हेडिंग बन गया। हेडिंग आपका इसी तरीके से बनता है, ये आपका हेडिंग बन गया भारत में वैदिक शिक्षा। उसके बाद आगे कर रहा है मुख्य उद्देश्य, ये आपका दूसरा हेडिंग बन गया भारत में शिक्षा के मुख्य उद्देश्य। उसके बाद से भारत में वैदिक शिक्षा के मुख्य उद्देश्य, ये आपका दूसरा हेडिंग बन गया। उसके बाद आगे कर रहा है कि वर्तमान शिक्षा, तो वर्तमान शिक्षा ये आपका तीसरा हेडिंग बन गया और वर्तमान शिक्षा के उद्देश्य आपका चौथा हेडिंग बन गया और उनके साथ तुलना कीजिए आपका पांचवा हेडिंग बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 5 हेडिंग बन गया क्वेश्चन के अंदर। बस आपको एक बात ध्यान देना है, क्वेश्चन के अंदर जो भी पूछ रहा है उसका मोटिव क्लियर होना चाहिए, क्या पूछ रहा है। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि भारत में वैदिक शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए और वर्तमान शिक्षा के उद्देश्यों के साथ उनकी तुलना कीजिए। तो यहाँ पे इसका मोटिव ये है कि जो पुराने जमाने की शिक्षा व्यवस्था थी उसका उद्देश्य क्या है, उसके उद्देश्यों को स्पष्ट करना है और आज की जो शिक्षा व्यवस्था है, वर्तमान शिक्षा व्यवस्था, उसके उद्देश्य बताना है और उसके साथ तुलना करना है। तो ये समझ में आ गया आपको। तो किसी भी क्वेश्चन के आंसर अगर आपको पता नहीं है तो इस तरीके से पहले क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद से पॉइंट को समझ लेना है कि इसके अंदर क्या क्या हेडिंग बन सकता है, उसके बाद से आपको हेडिंग बना लेना है और उसके बाद आगे आपको क्या करना है उसको समझिए। लिखने का तरीका, तो लिखने का तरीका मैंने आपको बताया कि किसी भी क्वेश्चन के आंसर लिखते समय सबसे पहले आपको परिचय, प्रस्तावना, परिभाषा, भूमिका, अवधारणा, इनमें से कोई एक आपको लिखना है। तो यहाँ पे अब लिखना शुरू होता है, यहाँ पे लिखना शुरू होता है, ध्यान समझिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे। किसका परिभाषा, ये पूरे क्वेश्चन का परिभाषा लिखेंगे। अगर आप परिभाषा परिचय लिखते हैं तो पूरे क्वेश्चन का लिखते हैं या फिर किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या करना होगा आपको, यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे तो लिखना है नंबर 1 देना है और नंबर 1 देके यहाँ पे लिखना है सबसे पहले इस पूरे क्वेश्चन का परिभाषा। तो यहाँ पे आप परिभाषा लिखिए, ठीक है। यहाँ पे आपको सबसे पहले परिभाषा लिखना है, यहाँ पे आप परिभाषा भी लिख सकते हैं या फिर अगर आप लिखना चाहते हैं और ज़्यादा अगर आप लिखना चाहते हैं, अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ाई किया है, अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ाई किया है तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आप एडिशनल जोड़ के कुछ और लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ और लिख दीजिए, वैदिक शिक्षा की परिभाषा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको एग्जाम के अंदर सफलता दिलाएगी। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता नहीं है तो क्वेश्चन के आंसर बनाने में आपकी हेल्प करेगी। ध्यान समझिएगा, यहाँ पे जिनको पता नहीं है, मान लीजिए आपको कुछ पता नहीं तो आपने परिभाषा लिख दिया, जो मैं आपको बताया, परिचय, प्रस्तावना, परिभाषा, भूमिका, अवधारणा, क्वेश्चन के अनुसार आपने क्या किया, परिभाषा लिख दिया। या फिर अगर आपको थोड़ा सा भी पता है तो यहाँ पे इसके साइड में यानी कि तो परिभाषा लिखिए या फिर इसके जगह पे आप ये लिख सकते हैं कि वैदिक शिक्षा की परिभाषा। यहाँ पे जो पूछ रहा है वैदिक शिक्षा, यहाँ पे आप इस तरीके से लिख सकते हैं वैदिक शिक्षा की परिभाषा, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे डायरेक्ट आप इतना लिख सकते हैं या फिर इतना ना लिख करके आप डायरेक्ट यहाँ पे परिभाषा लिख सकते हैं और परिभाषा के अंदर क्या कर सकते हैं, परिभाषा के अंदर बना करके लिख सकते हैं कि जो पुराने जमाने के यानी कि आज से 3000-4000 वर्ष पहले जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, उस समय ऋषि मुनि जो है कि आश्रम में रहा करते थे, जंगलों में रहा करते थे, वनों में रहा करते थे और वहाँ पे गुरुकुल हुआ करता था। आज की तरह वहाँ पे आज की तरह स्कूल कॉलेज ये सब नहीं हुआ करता था, आज की तरह वहाँ पे इंटरनेट नहीं हुआ करता था। उस समय गुरुकुल हुआ करता था, वहाँ पे शिष्य हुआ करते थे, गुरु हुआ करते थे और वेद, पुराण, उपनिषद, इन सब ग्रंथों का क्या होता था, अध्ययन होता था, नीतियों का अध्ययन होता था, शास्त्रों का अध्ययन होता था। इसके बारे में बना करके लिख सकते हैं कि पुराने जमाने के जो गुरु हुआ करते थे, आज से 3-4 हज़ार वर्ष पहले जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, उस समय न तो इंटरनेट था, न तो कोई स्कूल था, न तो कॉलेज था, उस समय कुछ भी नहीं था। उस समय ऋषि मुनि जंगलों में रहा करते थे। उस समय जो है कि ऋषि मुनि जो है कि ग्रंथों का, उपनिषदों का, वेदों का, पुराणों का अध्ययन करते थे। शिष्य जो होते थे उनकी सेवा करते थे, गुरुकुल में रहा करते थे। इस तरीके से आप उसको क्या कर सकते हैं, बना बना के लिख सकते हैं। अगर आपको बनाने आता है ना तो बना बना के लिखिए, कुछ भी लिखिए, लेकिन हाँ राइटिंग अच्छे तरीके से बना करके लिखिए और हेडिंग भी अच्छे तरीके से लिखिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने परिभाषा लिखा, परिभाषा के अंदर आपने लिख दिया कि जो भारत में वैदिक शिक्षा है आज से 3-4 हज़ार वर्ष पूर्व पहले जो है कि ऋषि मुनि रहा करते थे। उस समय न तो इंटरनेट था, न तो जो है कि आज की तरह कॉलेज और स्कूल था। उस समय जो है कि
सी से जो हुआ करते थे, सी से गुरुओं के पास शिक्षा के लिए गुरुकुल में जाया करते थे। उस समय गुरुकुल हुआ करता था, वहाँ पे सी से जो है कि गुरु से शिक्षा ग्रहण करते थे और उसके बाद से 12 वर्ष 13 वर्ष पश्चात जो है कि घर पे आते थे। इस तरीके से बना करके परिभाषा लिख दी है। ठीक, उसके बाद से आगे आते हैं, यहाँ पे नंबर 2 दिया आपने, सेकंड नंबर दिया। उसके बाद से यहाँ पे आपने लिखा, यहाँ पे पूछा था भारत में वैदिक शिक्षा, सबसे पहले आपने परिभाषा लिखा। फिर उसके बाद से कह रहा है कि भारत में वैदिक शिक्षा के मुख्य उद्देश्य बताइए, भारत में वैदिक शिक्षा के मुख्य उद्देश्य बताइए। तो आपको क्या करना है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक आपको लिख देना है भारत में वैदिक शिक्षा के मुख्य उद्देश्य। कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका दूसरा हेडिंग हो गया, भारत में वैदिक शिक्षा के मुख्य उद्देश्य। देखिए हेडिंग आसमान से नहीं बनता है, हेडिंग क्वेश्चन से ही बनता है, शब्दों से ही बनता है, बस आपके पास दिमाग होना चाहिए, बनाने का तरीका होना चाहिए। यहाँ पे आपने बना दिया भारत में वैदिक शिक्षा के मुख्य उद्देश्य, मान्य होगा आपका हेडिंग, बिल्कुल होगा, 110% होगा। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे दूसरा हेडिंग आपको लिखना है, दूसरा नंबर दे करके भारत में। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपने इसको समझ लिया तो एग्जाम में कोई टेंशन नहीं रहेगा, आपको क्वेश्चन आ रहा है नहीं आ रहा है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आपको लिखना है भारत में वैदिक, यहाँ पे आपने दूसरा हेडिंग लिख दिया भारत में वैदिक शिक्षा के मुख्य उद्देश्य। अब यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे मेरा राइटिंग थोड़ा गड़बड़ हो रहा है क्योंकि यहाँ पे पोजीशन मेरा चेंज हो गया। ठीक है, तो बस आपको समझ में आना चाहिए, बाकी राइटिंग मेरा जो है खराब हो रहा है थोड़ा, क्योंकि पोजीशन चेंज हो गया है, जो मेरा कोहनी है थोड़ा दूसरी जगह। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरीके से आपने दूसरा हेडिंग लिख दिया भारत में वैदिक शिक्षा के मुख्य उद्देश्य। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने उद्देश्य लिख लिया, अब यहाँ पे आपको लिखना है किस तरीके से बनाकर उसको समझिए। यहाँ पे आपको लिखना है, अब आप थोड़ा दिमाग लगे कि जो पहले के ऋषि मुनि हुआ करते थे उनका उद्देश्य क्या हुआ करता था। जैसे मान लीजिए कि आप टीचर के पास पढ़ने जाते हैं, तो टीचर जो हुआ करता था, जो शिक्षा होता है, क्या उद्देश्य होता है शिक्षा का, तो उस समय जो पुराने जमाने, आज से 4000 वर्ष पहले जो शिक्षा व्यवस्था थी, जिस समय वेदों का, ग्रंथों का, पुराणों का अध्ययन होता था, उस समय उद्देश्य ये हुआ करता था कि जो भी शिष्य उनके पास पढ़ने जा रहे हैं उनके अंदर नैतिकता हो, व्यवहारिक हो, संस्कार हो, उनके बुद्धि का विकास हो। ठीक है, उनको नॉलेज हो हर चीज़ के बारे में, शास्त्र क्या कहता है, पुराण क्या कहता है, वेद क्या कहता है, ठीक है, सबके बारे में जान पाएँ। तो इस तरीके से आपको भारत में वैदिक शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों के बारे में लिख देना है कि ये उद्देश्य है, ये ऋषि मुनि कहा करते थे, उस समय ये शिक्षा का उद्देश्य हुआ करता था। यानी कि शिक्षा के मुख्य उद्देश्य आपको लिखना है, किस समय के, वैदिक शिक्षा के मुख्य उद्देश्य, यानी कि जो ऋषि मुनि हुआ करते थे उस समय जो उद्देश्य था उसके बारे में आपको लिख देना है। अब आगे लिख लिए, फिर उसके बाद से यहाँ पे आपको क्या करना है, कम से कम 10, 12, 13, 14, 15 जितना लाइन आपको लिख दीजिए, जितना लाइन आपको याद है लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको नंबर 3 देना है, नंबर 3 देके यहाँ पे आगे लिखना है। यहाँ तक तो हो गया ना, अब आगे आपको लिखना है वर्तमान शिक्षा के उद्देश्य। तो यहाँ पे आपको तीसरे हेडिंग में लिखना है वर्तमान, यहाँ पे आपको लिखना है वर्तमान शिक्षा के उद्देश्य, यहाँ पे आपको लिखना है वर्तमान शिक्षा के उद्देश्य। अब आपको वर्तमान शिक्षा के उद्देश्य लिखने के बाद क्या करना है, यहाँ पे वर्तमान शिक्षा का उद्देश्य लिखने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है कि जो आज की शिक्षा है, इसके अंदर तो कम से कम 40 से 45 लाइन आप लिख दीजिए, बहुत ज़्यादा लिख दीजिए, क्योंकि आज इसके बारे में आपको पता है कि आज की शिक्षा क्या है, आज किस तरीके से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बच्चे, आज की जो वर्तमान शिक्षा है उसका उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य है आज के टाइम में। तो आज की जो शिक्षा है उसका मेन उद्देश्य है व्यवसायीकरण, यानी कि बच्चा पढ़ लिख करके कोई व्यवसाय करे, जॉब करे, यानी कि किसी तरीके से उसकी जो नॉलेज है, स्किल डेवलप हो और कहीं जा करके वो क्या करे, व्यवसाय करे, उसके बाद से इनकम करे, जॉब करे। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि वर्तमान शिक्षा का उद्देश्य क्या है, वर्तमान शिक्षा का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। 40 से 45 जितना आपको याद है ना उतना लिख दीजिए, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। उसके बाद से आगे आपने लिख लिया, यहाँ तक हमारा हो गया। उसके बाद आगे कर रहा है कि भारत में वैदिक शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए और वर्तमान शिक्षा के उद्देश्यों के साथ उसकी तुलना कीजिए। तो यहाँ पे आप क्या करना है, तुलना करना है कि जो पहले की शिक्षा थी, ऋषि मुनियों के ज़माने की जो शिक्षा थी और जो आज की शिक्षा, उन दोनों में क्या अंतर है। तो यहाँ पे आगे आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 देना है और पॉइंट नंबर 4 दे के यहाँ पे आपको लिखना है वैदिक शिक्षा और वर्तमान शिक्षा में अंतर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वैदिक शिक्षा, राइटिंग पे मत जाइएगा दोस्तों, यहाँ पे पोजीशन चेंज हुआ है, इस वजह से मेरा राइटिंग खराब हो रहा है। वैदिक शिक्षा और, बस समझने का प्रयास कीजिएगा मैं क्या समझाना आपको चाहता हूँ। वैदिक शिक्षा और वर्तमान शिक्षा, वैदिक शिक्षा और वर्तमान शिक्षा, वैदिक शिक्षा और वर्तमान शिक्षा में अंतर, यानी कि तुलना करने के लिए कह रहा है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अंतर, उसका जो मुख्य अंतर है वह अंतर करेंगे कि जो पहले की शिक्षा हुआ करती थी और जो आज की शिक्षा है, क्या बदलाव हुआ है, क्या अंतर है, क्या फ़र्क है। यहाँ पे आपको फ़र्क बताना है, अंतर बताना है, यहाँ की तुलना करना है, यानी कि वैदिक शिक्षा और वर्तमान शिक्षा में आपको तुलना करना है और इसके अंदर क्या करना है, आपको तुलना करके बता देना है कि पहले क्या फर्क था, आज क्या फर्क है। तो इस तरीके से आपने बना करके लिख लिया और जब आपने क्वेश्चन के अंदर जो कंटेंट आपका दिया है आपने सभी को लिख लिया, लास्ट में कुछ नहीं बचता, तो लास्ट में आपको क्या करना है, जब कुछ नहीं बचता है तो लास्ट में आपको यहाँ पे 5वां पॉइंट देना है, यानी कि नंबर 5 देना है और नंबर 5 देके यहाँ पे क्या करना है, लास्ट में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको इनको लिखना है, उसके बाद नीचे लास्ट में आपको निष्कर्ष या परिणाम लिखना है। तो लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, जब कुछ नहीं बचेगा तो लास्ट में हम लोग यहाँ पे लिख देंगे निष्कर्ष, यानी कि इस क्वेश्चन के आंसर का क्या निष्कर्ष निकलता है, इस क्वेश्चन का क्या निष्कर्ष
निष्कर्ष निकलता है। यहाँ पे आपको निष्कर्ष लिख देना है और निष्कर्ष में आपको बना करके लिख देना है कि जो वैदिक काल की शिक्षा थी उसके अंदर क्या फर्क था, कुछ उसकी बातें लेकर के, कुछ इसकी, यानी कि इनमें से एक लेकर यहाँ पे लिख देना है आपको निष्कर्ष। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपका क्वेश्चन था उसका आंसर भी कंप्लीट हो जाएगा और आपको अच्छा खासा नंबर भी मिल जाएगा। आपको अच्छे तरीके से लिखना है, राइटिंग में लिखना है और इस तरीके से आपको लिखना है। और ये बात याद रखना है कि किसी भी क्वेश्चन का पहला हेडिंग आंसर परिचय, प्रस्तावना, परिभाषा, भूमिका, उदाहरण होगा। लास्ट में आपको निष्कर्ष से परिणाम लिखना है प्रश्न के अनुसार। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। और यहाँ पे एक बात और कहना चाहूँगा कि आप राइटिंग से लिखिए, अच्छे तरीके से लिखिए और लिखते समय मत सोचिए कि एग्जामिनर नंबर देगा कि नहीं देगा। बस आप याद रखिए कि अगर आपने अच्छे तरीके से लिखा है, अगर आपकी लिखावट अच्छी है तो आपको एग्जामिनर नंबर देगा ही देगा, क्योंकि एग्जामिनर कितनी वो नहीं है कि आपको नंबर नहीं देगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।